जैसा कि आपको पता है कि टीएच मॉर्गन यानी थॉमस हंट मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नाम की एक छोटी मक्खी यानी टिनी फ्लाई पर एक्सपेरिमेंट किया जेनेटिक्स से रिलेटेड और उसमें लिंकेज का पता लगाया। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन टर्म टीएच मॉर्गन का ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मॉर्गन या दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने भी ड्रोसोफिला पर काम किया, उन्होंने ड्रोसोफिला को एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया, इसका भी जिक्र एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है ना। कुछ हमने जिक्र पहले भी कर दिया है, लेकिन क्लियरली 5 वजह एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है जिसके कारण ड्रोसोफिला इज अ सूटेबल एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्पेशली इन फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। तो 5 वजह वो कौन कौन से हैं, आइए उनको हम लोग ध्यान से लिखते हैं और समझते हैं। तो ड्रोसोफिला यानी जो फ्रूट फ्लाई है, इट इज सूटेबल एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। क्यों है, उसके क्या रीजंस हैं, तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें पहला रीजन ये होता है कि ये तो साइज में छोटी होती है, टिनी है, ये तो जनरल चीज है। वो उसको आसानी से हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पर ग्रो कर सकते हैं, सिंपल कल्चर मीडियम पर उसको ग्रो किया जा सकता है। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि कुड बी ग्रोन, ये छोटी होती है, और कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। तो इसको सिंपल सिंथेटिक मीडियम पर आसानी से इसको ग्रो कराया जा सकता है लैबोरेटरी में, तो इन लैब, ठीक। दूसरा जो वजह है सूटेबल एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म कि इसका लाइफ स्पान बहुत छोटा होता है, यानी कम ही समय में ये अपने बच्चे पैदा करके कर लेती है, जिससे कि उनके बच्चों में हम जीन्स के इफेक्ट को बहुत जल्दी ही देख लेते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को हम आसानी से देख लेते हैं, हमें लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। तो आप लिख सकते हैं कि लाइफ स्पान इज ऑफ 2 वीक, लाइफ स्पान इज शॉर्ट। तो इसका लाइफ स्पान जो है वो शॉर्ट होता है, अबाउट 2 वीक्स। तो इसका लाइफ स्पान जो होता है वो 2 वीक का होता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी इसकी जो वजह होती है कि इसमें जब सिंगल मेटिंग होती है, यानी मेल और फीमेल के बीच में जब कॉपुलेशन होता है, यानी सिंगल मेटिंग जब होती है, तो उसी सिंगल मेटिंग से लार्ज नंबर ऑफ प्रोजीनी ये बनाती है, बहुत सारे अंडे देती है। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजीनी फ्लाइज। सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ, यहां मैं लिखता हूं, सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजीनी, बहुत ज्यादा संख्या में प्रोजीनी प्रोड्यूस करती है। इसके सिंगल मेटिंग से ही बहुत ज्यादा संख्या में प्रोजीनी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। चौथा जो वजह होता है इसके सूटेबल एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म होने का कि इसमें मेल और फीमेल के बीच में स्पष्ट बड़े बड़े अंतर होते हैं। मेल और फीमेल के बीच में तो जेनाइटल ऑर्गन का डिफरेंस होता ही, लेकिन बाहर से आप बड़े आसानी से देख सकते हैं, मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं। तो यानी कि वेल एस्टेब्लिश्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत स्पष्ट होता है। आप खाली इनके बॉडी का साइज को देख के ही समझ जाएंगे, मेल की साइज छोटी होती है, फीमेल की साइज बड़ी होती है। तो आप आसानी से इस चीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो मेल एंड फीमेल कैन इजिली बी आइडेंटिफाइड, यानी सेक्स को बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मेल एंड females
कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। तो मेल और फीमेल जो है वो बहुत ही आसानी से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत ही क्लियर होता है, ठीक है। मेल और फीमेल को आप बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा जो इसमें वजह है कि इसमें जो भी हेरिडिटरी वेरिएशंस होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टर जाता है तो कुछ बदल जाता है, उसी को वेरिएशन बोलते हैं। इसीलिए प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से मैच नहीं करता है। तो जो हेरिडिटी या हेरिडिटरी वेरिएशंस होते हैं वो लो पावर माइक्रोस्कोप से भी आसानी से दिख जाते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि मैनी हेरिडिटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। मैनी hereditary variations that can be seen by low power microscope। तो आप एक बार फिर ध्यान से देखें कि ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई को सुटेबल एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्यों माना जाता है। इसके 5 रीजन एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है। कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लैब, लाइफ स्पान इज वेरी शॉर्ट, और सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, और मेल और फीमेल कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, और जो इसमें हेरिडिटरी वेरिएशंस होते हैं उनको हम आसानी से कम पावर वाले माइक्रोस्कोप के मदद से भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वजह थी कि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को चूज किया एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के रूप में। अब मॉर्गन ने ही लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पर भी काम किया। तो अब हम लोग जो पोर्शन इसमें डिस्कस करेंगे वो है लिंकेज और एंड रिकॉम्बिनेशन। बट उससे पहले हम बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम और जीन्स पर भी कुछ बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया होगा, एक कॉलम में कुछ प्रॉपर्टी लिखी होगी, दूसरे कॉलम में कुछ प्रॉपर्टी लिखी होगी, और आपसे सवाल पूछ रहा होगा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी क्रोमोसोम की है, कौन सी प्रॉपर्टी जीन्स की है। तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। तो कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। अब एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, ऐसे आप जरा ध्यान से देखें तो उसमें लिखा होगा कि एक कॉलम में लिखा होगा पहला पॉइंट कि ऑकर्स इन पेयर, इधर भी लिखा होगा ऑकर्स इन पेयर, ठीक है। तो इसमें वही पूछा है कि कौन सा कॉलम क्रोमोसोम को बताता है, कौन सा कॉलम जीन को बताता है। तो मैं आपको सीधे बता देता हूं आंसर कि क्रोमोसोम और जीन्स, ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम पेयर है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम पेयर है और ये दूसरा क्रोमोसोम पेयर है, ठीक है। आप पढ़े होंगे सेल डिवीजन में जो मेटाफेज स्टेज होता है उसमें क्रोमोसोम पेयर आ करके अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पर सेल के अंदर, और ये होमोलॉगस पेयर है, होमोलॉगस पेयर है, ये मान लेते हैं होमोलॉगस पेयर 1 है, और ये होमोलॉगस पेयर 2 है, होमोलॉगस पेयर 2 है। ये दूसरा पेयर क्रोमोसोम है, पहला पेयर क्रोमोसोम है, ठीक है। तो याद रखें कि क्रोमोसोम हमेशा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पेयर में पाए जाते हैं, तो ये याद रखेंगे ऑकर्स इन पेयर। तो मान लेते हैं ये पहला कॉलम क्रोमोसोम का है और दूसरा कॉलम किसका है, जीन का है। तो जो पहला पॉइंट है कि सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोम के बिहेवियर की स्टडी की थी, उसी के साथ जीन के बिहेवियर की भी स्टडी करने की जरूरत है। तो आप देखें कि
क्रोमोसोम्स ऑकर इन पेयर, क्रोमोसोम्स जो पेयर में पाए जाते हैं, जोड़ में पाए जाते हैं। हर पेयर में एक क्रोमोसोम जो है वो फादर से आता है और दूसरा क्रोमोसोम मदर से आता है। यानी क्रोमोसोम नंबर 1 की दो संख्या होगी, एक फादर से एक मदर से। क्रोमोसोम नंबर 2 की भी दो संख्या होगी, एक फादर से मदर से। हम लोग के बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम है, यानी 23 क्रोमोसोम आया है फादर से, 23 क्रोमोसोम आया है मदर से। तो हमारा हर क्रोमोसोम की दो कॉपी होगी, तो 23 क्रोमोसोम की दो कॉपी होगी। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, ऐसे करके 23 पेयर तक क्रोमोसोम्स होंगे और हर पेयर में एक क्रोमोसोम फादर से आया होगा, एक क्रोमोसोम मदर से आया होगा। तो मान लेते हैं यहाँ 2 ही पेयर क्रोमोसोम है, यानी टोटल 4 क्रोमोसोम है किसी ऑर्गेनिज्म में। तो उसमें एक क्रोमोसोम फर्स्ट पेयर का फादर से आया है, दूसरा क्रोमोसोम मदर से आया है। उसी तरह दूसरा पेयर जो क्रोमोसोम का है, एक फादर से आया है, मदर से आया है। और आपको मालूम है क्रोमोसोम पेयर अपने आप को इक्वेटर पर अलाइन कर लेते हैं मेटाफेज स्टेज में, ठीक है ना। तो ये मेटाफेज स्टेज में अलाइन कर लेते हैं। और आपको याद होगा सेल डिवीजन जब होता है तो उसमें एक सेल साइकिल चलती है, उसी का पार्ट होता है सेल डिवीजन। तो उसमें G1 फेज, S फेज, G2 फेज आता है और S फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, यानी क्रोमोसोम डीएनए के बने होते हैं। तो जब डीएनए डुप्लीकेट करेगा तो क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट करेंगे। तो यहाँ जो आप क्रोमोसोम देख रहे हैं, इन सबके दो क्रोमोसोम आपको बनाना। ये डुप्लीकेशन के बाद का है, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड हो गए। ये बीच में सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक। तो ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ध्यान रखिएगा। ये सिस्टर क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड। हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड होगा। और ये कब बना था सिस्टर क्रोमैटिड? ये बना था S फेज में, जब डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ था। तो चलिए ठीक। तो क्रोमोसोम जो है वो पेयर में पाए जाते हैं और क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन पाया जाता है। तो जीन भी क्या होंगे? पेयर में पाए जाएंगे, ठीक। तो जीन भी पेयर में पाए जाएंगे, यानी कि एक क्रोमोसोम पर जीन होगा तो उसी की दूसरे कॉपी पर उसी जीन का दूसरा कॉपी भी होगा। तो जीन भी पेयर में पाए जाएंगे, ठीक। तो ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ जीन भी बना देंगे, ठीक है। जीन भी पेयर में पाए जाएंगे, तो जीन भी पेयर में पाए जाएंगे, ठीक। तो ये जो मदर से क्रोमोसोम आया है उस पर जीन है और जो फादर से क्रोमोसोम आया है उस पर जीन है। तो जीन की भी 2 कॉपी होती है। जब क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है तो जीन की भी 2 कॉपी होती है। तो जीन को भी लिखेंगे ऑकर इन पेयर, ऑकर इन पेयर, ठीक है। मेरी बात समझिएगा। इस चित्र में आप कहेंगे सर आप तो 4 जीन दिखा दिए। भैया वो डुप्लीकेशन की वजह से हर जीन की 2 कॉपी हो गई है ना, वो बाद में सेपरेट हो जाएगा। ऐसे समझो जब क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं होता है तो ये जीन है होमोलॉगस पेयर का, ये आया है मान लो फादर से फर्स्ट क्रोमोसोम, और मदर से भी फर्स्ट क्रोमोसोम आया है, मदर का भी पहला क्रोमोसोम आएगा, तो इस पर भी जीन होगा। ये क्रोमोसोम मदर से आया है। तो जब क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं तो जीन भी पेयर में पाए जाते हैं। तो यानी क्रोमोसोम ऑकर इन पेयर, क्रोमोसोम्स ऑकर इन पेयर एंड जीन्स ऑकर इन पेयर, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक। उसके बाद इससे ये चित्र कैसे बना है? यही एक क्रोमोसोम क्या हो गया है, जब S फेज बीतेगा तो ये मान लो G1 फेज में आपने देखा है इस तरह का स्टेज, और जब S फेज गुजरा तो कौन सा फेज आ जाएगा? G2 फेज। तो जब G2 फेज में देखेंगे तो इसमें भी सिस्टर क्रोमैटिड बन जाएंगे, ऐसे 2 क्रोमैटिड बन जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ सेंट्रोमियर है, तो अब इसी जीन की 2 कॉपी हो जाएगी। जब क्रोमोसोम की 2 कॉपी हो जाएगी तो जीन की भी 2 कॉपी हो जाएगी। हालांकि दोनों क्रोमोसोम अभी अलग नहीं हुए तो गिनती में एक ही गिना जाएगा इनको, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। जब सेंट्रोमियर टूट करके अलग हो जाएंगे तब ये अलग होंगे। और ऐसे ये वाला भी S फेज गुजरने के बाद G2 फेज में ये भी ऐसे ही दिखेगा। 2 क्रोमैटिड इसमें दिखेंगे, 2 क्रोमैटिड इसमें दिखेंगे और जीन की भी इसमें 2 कॉपी हो जाएगी, ठीक। ये सेंट्रोमियर है। और ये जो है समझिए ये हो गया और ये जो है ये हो गया, ठीक। तो यहां बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, यानी इसमें से कौन सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन? सेग्रीगेट एट
द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, यानी गैमीट फॉर्मेशन के समय सेग्रीगेट कर जाता है। सेग्रीगेट का मतलब बता चुके हैं, सेपरेट हो जाते हैं। होमोलॉगस पेयर अगर है तो जब गैमीट बनता है तो ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर चला जाता है, ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर चला जाता है। ये बात समझ में आया? तो सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ये ध्यान रखेंगे। एज सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर, only one of each pair is transmitted to the gamete, is transmitted to the gamete, मतलब ये इनका सेग्रीगेशन होता है। तो जब गैमीट बनता है तो मान लो एक जोड़ी है, वन पेयर है, तो हर पेयर में से एक क्रोमोसोम एक गैमीट में चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमीट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात सही है। तो जब सेग्रीगेशन क्रोमोसोम का होगा तो उसके ऊपर जो जीन है वो भी तो सेग्रीगेट करेंगे। तो जब क्रोमोसोम जो बिहेवियर क्रोमोसोम दिखाएगा वही बिहेवियर क्या दिखाएगा, जीन भी दिखाएगा। क्रोमोसोम पेयर में पाया जा रहा है तो जीन भी पेयर में पाया जाएगा, क्योंकि जीन तो क्रोमोसोम पर ही पाया जा रहा है ना। ठीक, उसके बाद जब होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम कुछ गैमीट में जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम कुछ गैमीट में जाएगा, तो उनके ऊपर जीन भी है वो भी उसी तरह से एक जीन कुछ गैमीट में जाएगा, उसी का पार्टनर जीन दूसरे गैमीट में जाएगा। तो यही सेम चीज जीन्स के लिए भी अप्लाई होगा। तो जीन में भी यही आप सेम चीज लिख लेंगे कि सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एज सच that only one of each pair is transmitted to the gamete, ठीक। तो segregate at the time of gamete formation as such that only one of each pair is transmitted to the gamete। तो आप देखेंगे ये दोनों स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2, ये दोनों ही स्टेटमेंट दोनों के लिए ही सही है, क्रोमोसोम के लिए सही है और जीन्स के लिए भी सही है। ठीक है, अब इसमें तीसरा टर्म आता है, एक टर्म आता है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। ध्यान से सुनेगा, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट पेयर segregate independently of each other। independent pair segregate independently of each other। ये स्टेटमेंट आप क्रोमोसोम के लिए लेके जाएंगे कि जीन्स के लिए लेके जाएंगे, ये ध्यान रखना है। और इसी के बगल में जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, कि वो ध्यान रखेंगे आप, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। ठीक है, ऑफ अनदर पेयर। तो वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। अब यहां पर आपको ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से किस स्टेटमेंट क्रोमोसोम के लिए सही मानेंगे और किस स्टेटमेंट को जीन के लिए सही मानेंगे, मामला यहीं फंसता है। तो क्रोमोसोम और जीन के बिहेवियर को अगर आप अच्छे से समझे होंगे अब तक, मेंडल के क्रॉस और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, मेरे ये सब सवाल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ही है। तो यहां पर देखिए, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर, यानी कि ये क्रोमोसोम के लिए सही है। तो ये जो स्टेटमेंट है किसके लिए सही है, फॉर क्रोमोसोम। तो दिस इज ट्रू फॉर क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स के लिए सही है, अभी समझा दे रहे क्यों। और ये जीन्स के लिए सही है, फॉर जीन्स।
ये जीन्स के लिए सही है। देखिए, जब ये एक क्रोमोसोम पेयर है, ये दूसरा क्रोमोसोम पेयर है, क्रोमोसोम पेयर का इसका सेपरेशन और इसका सेपरेशन स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। सेपरेशन ऑफ वन पेयर क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ अदर पेयर क्रोमोसोम। कैसे? मान लेते हैं जब मेटाफेज स्टेज में जब क्रोमोसोम पेयर आते हैं इक्वेटर पर, तो ये वाला मान लो ये पोल ए है और ये पोल बी है, ठीक? तो मान लो होमोलॉगस पेयर अपने आप को, होमोलॉगस पेयर जो 1 है वो अपने आप को मेटाफेज प्लेट पर, इक्वेटोरियल प्लेट पर ऐसे अरेंज करता है कि जो फीमेल जो मेल के तरफ से, जो फादर की तरफ से क्रोमोसोम आया है वो ए पोल के साइड में है, ए पोल के साइड में है, और जो मदर की तरफ से क्रोमोसोम आया है वो बी पोल के साइड में है, ठीक है? और ये चूंकि ये ए पोल के साइड में है, तो जब मूवमेंट होगा तो ये वाला फादर वाला क्रोमोसोम ए पोल पर जाएगा और मदर वाला क्रोमोसोम बी पोल पर जाएगा। ये बात समझ में आए? लेकिन जो दूसरा वाला पेयर होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम है वो जब अपने आप को मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन करेगा तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि इसमें जो फादर वाला क्रोमोसोम है वो भी ए ही पोल पर हो और मदर वाला क्रोमोसोम वो भी बी ही पोल पर हो सकता है कि इसमें जो फादर वाला क्रोमोसोम है वो बी पोल के तरफ अरेंज है और मदर वाला क्रोमोसोम ए पोल के तरफ अरेंज है। तो जब मूवमेंट होगा तो मदर वाला क्रोमोसोम वो ए पोल की तरफ जाएगा और फादर वाला क्रोमोसोम बी पोल की तरफ जाएगा। यानी कि अगर किसी होमोलॉगस पेयर में जो फादर का क्रोमोसोम है वो किसी एक सेल में जा रहा है और मदर वाला सेल किसी दूसरे सेल में जा रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि जो दूसरा होमोलॉगस पेयर हो उसमें भी फादर वाला क्रोमोसोम उसी सेल में जाए जिस सेल में पहले वाले होमोलॉगस क्रोमोसोम का एक पार्टनर गया था। तो इसका असॉर्टमेंट या इसका सेपरेशन इसके सेपरेशन से डिफरेंट है क्योंकि अलाइनमेंट ही इनका एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं कि वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। ये हमेशा सही है, ये हमेशा सही रहेगा क्रोमोसोम के लिए, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई? और ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। अब मान लो कि एक ही क्रोमोसोम पर एक ही जीन नहीं ना होता है, बहुत सारे जीन होते हैं। तो जब बहुत सारे जीन होंगे तो ये देखो यहां भी एक जीन होगा, ठीक है, यहां भी एक जीन होगा, ठीक, ऐसे ही इधर भी जीन होगा इसी का, ठीक है, यहां भी जीन होगा। तो आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट पेयर कहने का मतलब है, इंडिपेंडेंट पेयर कहने का मतलब है, ये ऐसे है कि यहां पर कोई एक दो पेयर की बात नहीं हो रही, बहुत सारे पेयर की बात हो रही है। तो एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन पाए जाते हैं, तो इस पर बहुत सारे जीन जो होंगे, अब मान लो कि तुम लोग क्रॉसिंग ओवर का नाम सुने हो, क्रॉसिंग ओवर का नाम सुने हो, तो क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो इस क्रोमैटिड पर, इस होमोलॉगस क्रोमोसोम पर जो जीन होंगे वो इस होमोलॉगस क्रोमोसोम पर चले जाते हैं, इस होमोलॉगस क्रोमोसोम पर जीन होंगे वो इस होमोलॉगस क्रोमोसोम पर चले जाते हैं। इसी को क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है? तो कुछ जीन का क्रॉसिंग ओवर होगा, कुछ जीन का नहीं होगा। तो यहां पर तो होगा क्या कि जिनका क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा वो क्रोमोसोम जिधर जा रहा है उधर ही चले आएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम के साथ ही, अपने पेरेंट क्रोमोसोम के साथ ही। लेकिन मदर वाला फादर की तरफ चला गया, क्रोमोसोम के साथ जाके चिपक गया, और फादर वाला मदर के क्रोमोसोम से आके चिपक गया, समझ में आया? तो वो तो मान लो फादर वाला कुछ जीन मदर वाले क्रोमोसोम पर आके चिपक गया, तो मदर वाला क्रोमोसोम जिधर जाएगा उधर ही फादर वाला क्रोमोसोम जीन भी जाएगा। अब मदर वाला जीन जो फादर वाले क्रोमोसोम से जाके चिपक गया, मतलब क्रॉसिंग ओवर की वजह से, प्रोफेज फर्स्ट में जो होता है डिप्लोटिंग स्टेज में, तो ये फादर वाले के साथ चला जाएगा। तो फादर जब पोल ए की तरफ जाएगा, फादर का क्रोमोसोम होमोलॉगस पेयर में, तो अपने जीन के साथ साथ कुछ मदर के भी जीन को लेके जा रहा है। तो कुछ जीन बिना क्रॉसिंग ओवर हुए जा रहे हैं और कुछ जीन क्रॉसओवर के बाद जा रहे हैं इधर। जो इस पर जीन आया वो एक्चुअली मदर की तरफ से जीन गया
गया था जो फादर के क्रोमोसोम पर चला गया। अब जो मदर अपने साथ इधर आएगी, बी की तरफ आएगी कुछ जीन को लेकर के, वो फादर के भी कुछ जीन को इधर लेके आएगी। तो आप देख रहे हैं कि कुछ जीन का क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, कुछ जीन का क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। तो यही तो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि कौन सा जीन का क्रॉसिंग ओवर होगा, कौन सा जीन का क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, इसका चांस आप बता सकते हैं। बट ऐसा तो नहीं होगा कि सारे जीन, ये क्रोमोसोम पूरा का पूरा इधर जा रहा है और ये क्रोमोसोम पूरा का पूरा इधर आ रहा है। ये बात तो सही है, लेकिन जो जीन्स हैं वो पूरे के पूरे इधर नहीं आ रहे हैं, उधर नहीं जा रहे हैं उसमें, और जीन भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे हैं। ये नहीं कि 4 जीन जो है वो उधर ही जाएंगे या 4 जीन इधर ही आएंगे। जीन में भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, बट एक 1 पेयर जीन का ही यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ बहुत सारे जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं। हमको जरूरी है एक ही क्रोमोसोम पर जीन को माने, हम इस पर भी तो जीन को मान सकते हैं। मतलब अगर यहाँ ए जीन है और यहाँ पर मान लो बी जीन है, तो ए जब इधर जा रहा है तो कोई जरूरी कि बी भी इधर ही आए। हो सकता है बी ये वाला क्रोमोसोम का ओरिएंटेशन इधर हो जाए तो बी किधर चला जाए, इधर चला जाए। तो हम तो खाली 2 जीन मान के किए ना, ऐसे तो हजारों जीन होंगे ना। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो ये सही होगा जीन के लिए, ये सही होगा क्रोमोसोम्स के लिए। तो जो तीसरा पॉइंट जोड़ेंगे क्रोमोसोम में वो ये वाला जोड़ देंगे क्रोमोसोम के लिए, और तीसरा पॉइंट जो जीन में जोड़ेंगे वो ये वाला जोड़ देंगे जीन के लिए। मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था ड्रोसोफिला पर, यह अध्ययन करने के लिए कि कुछ जीन जो है वो सेक्स लिंक्ड होते हैं। तो याद रखें कि मॉर्गन ने कौन सा क्रॉस परफॉर्म किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था ड्रोसोफिला के ऊपर, यह अध्ययन करने के लिए कि सम जीन्स आर सेक्स लिंक्ड। यानी सेक्स लिंकेज की खोज या लिंकेज की खोज सबसे पहले किसने की थी, मॉर्गन ने की थी, और मॉर्गन ने ही लिंकेज टर्म यूज किया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। तो आप यहां मेंशन करें कि मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला डायबिट क्रॉस परफॉर्म किया था ड्रोसोफिला पर टू स्टडी दैट जीन्स were sex linked। ये जीन्स सेक्स लिंक्ड होते हैं, सारे जीन्स नहीं, कुछ जीन्स सेक्स लिंक्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस मॉर्गन ने परफॉर्म किया वो बिल्कुल सिमिलर था उस डायहाइब्रिड क्रॉस के जो मेंडल ने परफॉर्म किया था मटर के ऊपर। ठीक है, तो आप यहां मेंशन कर लेंगे दीज क्रॉसेस वर सिमिलर, these crosses were similar to the dihybrid cross carried by Mendel on peas। मटर के पौधे के ऊपर जो मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था, ठीक उसी जैसा क्रॉस मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर परफॉर्म किया था। ये बात स्पष्ट हो गई आपको? अच्छा, अब थोड़ा सा मॉर्गन का क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस समझने से पहले ड्रोसोफिला में कुछ चीजें आप समझ लें। देखिए ड्रोसोफिला जो है, मेलानोगास्टर की बात मैं कर रहा हूं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, यानी जिसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, ये टिनी फ्लाई होती है। इसमें 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और इसमें पहला पेयर क्रोमोसोम ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी इसमें 1 पेयर एलोसोम और 3 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं। जैसे हम लोग में 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं, और जो लास्ट पेयर होता है हम लोग में जो 23वां जोड़ी क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। लेकिन ड्रोसोफिला में जो पहला जोड़ी क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो
याद रखेंगे कि फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम्स जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होता है ड्रोसोफिला में, ठीक है, इन ड्रोसोफिला। जबकि हम लोगों में लास्ट पेयर क्रोमोसोम यानी 23वां जोड़ी क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट 3 पेयर क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स। तो ड्रोसोफिला में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पेयर क्रोमोसोम्स आर, क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स उनको कहा जाता है। और सेक्स क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? एलोसोम्स, ठीक है। आगे भी इसका जिक्र होता रहेगा। तो ड्रोसोफिला में फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेयर क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोम होता है, ठीक है। तो चूंकि यहां पर मॉर्गन ने सेक्स लिंकेज की खोज की थी, यानी जो भी डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया कैरेक्टर को लेकर के उनके जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद थे, और अपने क्रॉस में जिन जीन्स का इस्तेमाल किया था, जिन जीन्स को या जिन ट्रेट्स को यूज किया था, पहले उसको समझ लेते हैं तो क्रॉस समझना आसान हो जाएगा। तो याद रखें कि जो फीमेल ड्रोसोफिला है, फीमेल ड्रोसोफिला और मेल ड्रोसोफिला में मूल अंतर क्या होता है क्रोमोसोम में? देखिए, ऑटोसोम्स तो सेम रखते हैं, अंतर होता है एलोसोम्स का, सॉरी सेक्स क्रोमोसोम का, कोई एलोसोम्स का। तो फीमेल ड्रोसोफिला में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एक्स, और मेल ड्रोसोफिला में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। वाई को ऐसे टेढ़ा उसके सिर पर ऐसे दिखाते हैं, बेंड कर देते हैं उसका एक एंड को, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आप यहां ध्यान रखेंगे कि, और ये मान लेते हैं सेंट्रोमियर, रेड कलर से, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर एक्स क्रोमोसोम पर ही दिखाई देगा, और ये फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम है। सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर भी होगा, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर भी होगा। हम यहाँ केवल सेक्स क्रोमोसोम दिखा रहे हैं, फीमेल ड्रोसोफिला का, मेल ड्रोसोफिला का। फीमेल ड्रोसोफिला में 2 एक्स होते हैं, मेल ड्रोसोफिला में 1 एक्स और 1 वाई होता है। यह बात समझ में आ गया? अच्छा, अब यहां पर 3 जीन का मैं जिक्र करूंगा, एक तो बॉडी कलर का जीन, एक आई कलर का जीन, और एक विंग का जो स्ट्रक्चर है उसका जीन, यानी विंग का कैसा नेचर है, छोटा विंग है कि नॉर्मल विंग है, मिनिएचर है कि नॉर्मल है, याद रखेंगे। तो बॉडी कलर, आई कलर और विंग टाइप, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बॉडी कलर का जीन, आई कलर का जीन और विंग के टाइप का जीन। जरा इनकी लोकेशन पर भी ध्यान दीजिएगा, सबसे नीचे, और ये जो भी जीन आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाता। तो हम सिर्फ इनको एक्स क्रोमोसोम पर बनाएंगे, इनको वाई क्रोमोसोम पर नहीं बनाएंगे। तो किसी भी एक्स क्रोमोसोम को देखिए तो सबसे नीचे आप देखेंगे ये जो जीन पेयर है ये बॉडी कलर का जीन है, बॉडी कलर का जीन है, और इसके 2 एलीलिक फॉर्म होंगे, एक डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील। दोनों पर डोमिनेंट एलील होंगे, दोनों पर रिसेसिव एलील हो सकते हैं, एक पर डोमिनेंट एक पर रिसेसिव, वो आगे डिस्कस करेंगे। और ठीक इसके ऊपर थोड़ी ही दूरी पर दूसरा जीन पेयर होगा, क्योंकि ड्रोसोफिला डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है, तो डिप्लॉयड बोलेंगे तो जीन की भी 2 कॉपी होगी, यानी जीन पेयर पाया जाएगा। क्रोमोसोम पेयर पाया जा रहा है तो जीन पेयर पाया जाएगा। इसके ऊपर आई कलर का जीन होगा, आई कलर का जीन होगा, आई कलर जीन। बस अंतर यह होगा कि फीमेल ड्रोसोफिला में 2 जीन होंगे और मेल ड्रोसोफिला में एक ही जीन होगा, बॉडी कलर का भी एक ही जीन होगा, आई कलर का भी, क्योंकि मेल ड्रोसोफिला में दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। दूसरा कौन सा क्रोमोसोम होता है? वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक,
तो मेल ड्रोसोफिला में बॉडी कलर जीन एक ही होगा, आई कलर जीन भी एक ही होगा, लेकिन फीमेल ड्रोसोफिला में 2 बॉडी कलर जीन होगा, 2 आई कलर जीन होगा। उसकी मतलब 2 कॉपीज होंगी, 2 एलीलिक फॉर्म होंगे, दोनों एलील सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, अलग बात है। और तीसरा जो जीन होता है, जीन पेयर होता है, वो थोड़ा सा दूर होता है इन दोनों से, ठीक है। और इसको बोलते हैं विंग टाइप ऑफ जीन, मतलब विंग टाइप जीन। ये विंग के टाइप को डिसाइड करता है, विंग टाइप जीन, तो ये विंग के टाइप को डिसाइड करता है, ठीक है। तो अब आपको साफ अंतर दिख गया कि जब आप मेल ड्रोसोफिला का सेक्स क्रोमोसोम बनाएंगे तो उस पर जीन कैसे आपको रखना है। ये और ये एक्स लिंक्ड जीन है, क्योंकि ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ जितने भी जीन यहाँ मेंशन किए हैं वो सब एक्स लिंक्ड जीन है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जीन जो है ऑल आर एक्स लिंक्ड जीन्स। यहाँ जो तीनों ऑल 3 जीन्स आर एक्स लिंक्ड जीन्स, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है, एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है, तो इसलिए इनको एक्स लिंक्ड जीन्स कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो दोनों जीन आप देख रहे हैं, ये जो दोनों जीन्स आप देख रहे हैं, ये टाइटली लिंक्ड है। एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन पाए जाते हैं सबको लिंक्ड माना जाता है। एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन पाए जाएंगे सारे जीन को लिंक्ड माना जाएगा। मतलब अगर ये क्रोमोसोम है, ठीक, एक जीन यहां पाएगा, एक जीन यहां पाएगा, एक जीन यहां पाएगा, एक जीन यहां पाएगा, तो ये मान लीजिए जीन 1 है, ये जीन 2 है, ये जीन 3 है, ये जीन 4 है, तो इनको सबको बोलेंगे ऑल आर लिंक्ड, सारे जुड़े हुए हैं और सारे मिल करके एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले सारे जीन्स को लिंक माना जाता है। बस अंतर यह है कि कोई टाइटली लिंक्ड होता है, जो बहुत ज्यादा नजदीक होगा उनको टाइटली लिंक्ड बोलेंगे, जो दूर होगा उसको लूजली लिंक्ड बोलेंगे, बस अंतर यही है, ठीक। तो अब ये दोनों बहुत नजदीक है तो टाइटली लिंक्ड हो गए, यानी G3 जो है वो G2 के साथ टाइटली लिंक्ड है, लेकिन G3 G4 के साथ लूजली लिंक्ड है, क्योंकि इनके बीच में दूरी ज्यादा है। तो उसी तरह से बॉडी कलर जीन और आई कलर जीन जो है ये यहां टाइटली लिंक्ड है, ये टाइटली लिंक्ड है, ठीक। और जो आई कलर जीन है और जो विंग टाइप जीन है वो लूजली लिंक्ड है, लूजली लिंक्ड है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया टाइटली लिंक्ड और लूजली लिंक्ड, ठीक। तो लूजली लिंक्ड, तो टाइटली लिंक्ड हो गया और लूजली लिंक्ड हो गया। मतलब आई कलर जीन और बॉडी कलर जीन नजदीक नजदीक है तो इनको टाइटली लिंक्ड बोलेंगे, और आई कलर जीन और विंग टाइप जीन ये दूर दूर है तो लूजली लिंक्ड हो गए। या हम कह सकते हैं बॉडी कलर जीन और विंग टाइप जीन ये लूजली लिंक्ड जीन हो गए, ये दोनों लूजली लिंक हो गए, ये दोनों लूजली लिंक हो गए, लेकिन ये दोनों क्या है, टाइटली लिंक्ड है। मतलब जो बॉडी कलर जीन है और आई कलर जीन नजदीक नजदीक है तो टाइटली लिंक्ड हो गए, और ये जीन इन दोनों के साथ लूजली लिंक्ड है क्योंकि ये जीन इन दोनों से काफी दूरी पर है। तो ये बात समझ में आ गया। आइए अब हम इनके एलिलिक फॉर्म्स को देखते हैं, बॉडी कलर जीन के, आई कलर जीन के और विंग टाइप जीन के। अब देखिए, तो ये मान लीजिए सेंट्रोमियर हो गया और इसको लिख दिया सेंट्रोमियर, और ये मान लिया एक्स क्रोमोसोम है। तो इसमें ये जो विंग टाइप का जीन है, विंग टाइप जीन, इसके 2 एलिलिक फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक एलिलिक फॉर्म को वाइल्ड टाइप कहा जाता है, नॉर्मल एलील है, डोमिनेंट होता है, और उसको M+ सिंबल से दिखाते हैं, और दूसरा रिसेसिव एलील होता है, उसको केवल M सिंबल से दिखाते हैं। इसके कारण जो फिनोटाइप आता है वो है नॉर्मल विंग। नॉर्मल विंग यानी विंग का जो साइज होता है वो नॉर्मल होता है, और इसके कारण जो विंग आता है वो मिनिएचर विंग होता है, मिनिएचर, छोटा सा पंख, मिनिएचर विंग होगा, ठीक, मिनिएचर विंग। और जो नॉर्मल विंग होगा ये डोमिनेंट होगा, दिस इज डोमिनेंट ट्रेट, और ये क्या होगा मिनिएचर, रिसेसिव ट्रेट होगा।
और आपको मालूम है जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसी को वाइल्ड टाइप कहा जाता है। तो यानी ये जो एलील होगा ये वाइल्ड टाइप होगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं रिसेसिव एलील को म्यूटेंट कहा जाता है, क्योंकि ये म्यूटेशन से बनता है। हमेशा डोमिनेंट एलील को पहले से मौजूद मानते हैं और म्यूटेंट को बाद में म्यूटेशन से बना हुआ मानते हैं। रिसेसिव वाले को बाद में बना हुआ मानते हैं और डोमिनेंट को पहले से एग्जिस्टिंग मानते हैं। पूछा जाए कि कैपिटल टी और स्मॉल टी एलील में कौन पहले से मौजूद था कौन बाद में आया, तो एक कन्वेंशन है, ये हर बार जरूरी सही और जरूरी नहीं है, बट डोमिनेंट एलील को वाइल्ड टाइप इसलिए मानते हैं क्योंकि पहले से मौजूद रहता है, और रिसेसिव एलील चूंकि बाद में बनता है थोड़ा बहुत चेंज जीन में चेंज होने से, उस म्यूटेशन के वजह से, तो उसको म्यूटेंट टाइप मान लेते हैं। तो रिसेसिव एलील म्यूटेंट एलील होता है और डोमिनेंट एलील वाइल्ड टाइप माना जाता है। तो जो विंग टाइप का जीन होता है, जो विंग के टाइप को डिसाइड करता है, उसके दो एलीलिक फॉर्म है, M+ और M। M+ नॉर्मल विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और M जो है वो मिनिएचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से इससे काफी दूरी पर नीचे एक और जीन होता है जिसको आई कलर जीन कहा जाता है, आई कलर जीन। और ये जो आई कलर जीन होता है इसके भी दो एलीलिक फॉर्म होते हैं, ठीक। इसके भी दो एलीलिक फॉर्म होते हैं, एक एलीलिक फॉर्म को W+ और W, दूसरे एलीलिक फॉर्म को W। W+ जो होता है वाइल्ड टाइप एलील है, डोमिनेंट एलील है, और इसके वजह से रेड आई कलर, आंख का रंग लाल होता है ड्रोसोफिला का, ठीक। और ये जो W है केवल W है, W+ नहीं है, इससे व्हाइट आई कलर आता है, व्हाइट आई कलर आता है ड्रोसोफिला में, व्हाइट आई कलर आता है, ठीक। तो आप देखेंगे कि W+ जो है वो रेड आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है और W जो है व्हाइट आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये व्हाइट आई कलर रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है, और रेड आई कलर जो है ये डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है। आई कलर जो है कैरेक्टर है और रेड आई और व्हाइट आई उसके दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, और इसलिए इस एलील को वाइल्ड बोलेंगे, जैसा पहले बता चुके हैं, इसको बोलेंगे म्यूटेंट, ठीक है। तो वाइल्ड हो गया और म्यूटेंट हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा जीन होता है वो सबसे नीचे होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक में बता रहा हूं, और ये बॉडी कलर जीन, जैसा कि यहां दिख रहा है बॉडी कलर जीन। तो बॉडी कलर जीन जो होगा, ये जो बॉडी कलर जीन होगा, ये ध्यान रखेंगे, इसके भी दो एलीलिक फॉर्म होंगे, इसके भी दो एलीलिक फॉर्म होंगे, ठीक है। जो बॉडी कलर जीन का दो एलीलिक फॉर्म होगा, एक एलीलिक फॉर्म को Y+ कहेंगे और दूसरे को सिर्फ Y कहेंगे, ठीक है, सिंबल है ये। इसके वजह से ब्राउन बॉडी होगी, बॉडी का कलर भूरा होगा, और इसके वजह से येलो बॉडी होगी, बॉडी का कलर पीला होगा। समझ में आया? तो ब्राउन बॉडी और येलो बॉडी, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर जो आपको Y+ एलील दिख रहा है वो डोमिनेंट एलील है, और ये डोमिनेंट ट्रेट देगा, ये डोमिनेंट ट्रेट होगा, ठीक। और स्मॉल y जो है ये रिसेसिव एलील है और ये रिसेसिव ट्रेट देगा, तो येलो बॉडी इज रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। और यहाँ Y+ जो है वो वाइल्ड टाइप होगा और Y जो है वो म्यूटेंट होगा, मतलब रिसेसिव एलील म्यूटेंट होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये बता दिया गया कि जो ड्रोसोफिला है उसमें जो 3 जीन पेयर मॉर्गन ने कंसीडर किया जो कि X क्रोमोसोम पर थे, उनके मदद से उसने लिंकेज को और रिकॉम्बिनेशन को समझाने की कोशिश की। अब आइए हम क्रॉस को समझते हैं। मॉर्गन ने किया क्या, बताया क्या। अब देखिए मॉर्गन ने क्या किया, इन्होंने फीमेल ड्रोसोफिला और मेल ड्रोसोफिला के बीच में क्रॉस कराया। उन्होंने क्या किया, येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड फीमेल ड्रोसोफिला का क्रॉस ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड मेल ड्रोसोफिला के साथ कराया, यानी वाइल्ड टाइप मेल ड्रोसोफिला के साथ कराया, क्योंकि उसमें दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट थे। ब्राउन बॉडी एंड रेड आइड मेल ड्रोसोफिला का क्रॉस दोनों ही रिसेसिव ट्रेट वाले ड्रोसोफिला फीमेल ड्रोसोफिला से कराया, यानी येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड। तो फिर से सुन लीजिए, मॉर्गन ने क्या किया, येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड फीमेल ड्रोसोफिला का क्रॉस
वाइल्ड टाइप मेल ड्रोसोफिला से कराया। वाइल्ड टाइप मेल ड्रोसोफिला का मतलब ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड मेल ड्रोसोफिला से कराया। तो जो F1 प्रोजीनी आई, जो भी आई F1 प्रोजीनी, तो रूल के हिसाब से जो डोमिनेंट रेट होता है वो F1 प्रोजीनी में आएगा, लेकिन वो मेल और फीमेल में क्या आएगा वो भी आगे क्रॉस से बताएंगे। फिलहाल जब मॉर्गन ने एक येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड फीमेल ड्रोसोफिला का क्रॉस एक ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड मेल ड्रोसोफिला से कराया और उससे जो F1 प्रोजीनी ऑब्टेन की, और उस F1 प्रोजीनी को जब इंटर क्रॉस कराया, यानी F1 प्रोजीनी में से ही कुछ एक मेल को ले लिया, एक फीमेल को ले लिया, और उनके बीच में जब इंटर क्रॉसिंग कराई और उससे जो F2 जनरेशन आया, सेल्फिंग ऑफ F1 प्रोजीनी से क्या बनता है, F2 जनरेशन बनता है डायहाइब्रिड क्रॉस में। तो वो पाए कि ये जो दो जीन थे, आई कलर वाला जीन और बॉडी कलर वाला जीन, वो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं दिखाए, यानी इनके बीच में इंडिपेंडेंट कैरेक्टर का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं दिखाए, और इसीलिए जो रेशियो आया वो 9:3:3:1 के से काफी डेविएटेड रेशियो आया, काफी अलग रेशियो आया। क्योंकि 9:3:3:1 रेशियो तब आता है जब दो जीन के बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होता है, यानी दो जीन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन दिखाते हैं, सेपरेशन दिखाते हैं, तभी 9:3:3:1 आता है। तो मेंडल ने भी एग्जैक्ट दो ट्रेट, दो कैरेक्टर को लेकर के डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया, और F2 जनरेशन में जब वो ढूंढना चाहे कि 9:3:3:1 रेशियो मिले तो नहीं मिला उनको ये। तो ये एक बहुत बड़ी चीज मॉर्गन ने ढूंढी कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में 9:3:3 रेशियो मिलता है। इसका मतलब हर बार ऐसा नहीं होता है कि दो जीन्स के बीच में इंडिपेंडेंट सेपरेशन हो या इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन हो। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो मॉर्गन ने क्या किया, तो मॉर्गन क्रॉस्ड, ध्यान से देखिएगा, मॉर्गन क्रॉस्ड येलो बॉडीड white eyed female Drosophila, ठीक है, with brown bodied red eyed मेल ड्रोसोफिला। इसको वाइल्ड टाइप कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों ही ट्रेट क्या है, दोनों ही कैरेक्टर, बॉडी कलर में भी डोमिनेंट ट्रेट है और आई कलर में भी डोमिनेंट ट्रेट है, और ये दोनों के लिए रिसेसिव है, बॉडी कलर में भी रिसेसिव ट्रेट है और आई कलर में भी रिसेसिव ट्रेट है। तो जब इनके बीच में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन आएगा, ठीक, और जब F1 जनरेशन में इंटर क्रॉसिंग कराया, इंटर क्रॉसिंग जब कराया, ठीक है, इंटर क्रॉसिंग जब कराया तो F1 प्रोजीनी को के बीच में F1 प्रोजीनी लिखिए या F1 जनरेशन लिखिए, तो जो F2 जनरेशन आया, जो F2 प्रोजीनी आई या F2 जनरेशन आया, इसमें क्या हुआ, द रेशियो was quite different from 9:3:3:1। रेशियो जो था वो काफी फर्क था 9:3:3:1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जीन था, कौन सा जीन, बॉडी कलर का जो जीन था, बॉडी कलर है येलो ब्राउन, तो बॉडी कलर का जो जीन था और आई कलर का जो जीन था, आई कलर का जो जीन था, ये दोनों जीन जो थे do not segregated independently, do not segregated independently, ये do not segregated independently, segregated separated, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ रहता, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन हुआ रहता तो यही रेशियो मिलता। तो ये चीज इन्होंने ढूंढा
जबकि मेंडल ने बताया था कि कोई अगर दो जीन को कंसीडर करके क्रॉस कराते हैं तो दो जीन का इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, तभी F2 जनरेशन में 9:3:3:1 रेशियो आता है। लेकिन मॉर्गन ने जब क्रॉस कराया तो ये रेशियो नहीं आया, ठीक है। और ये मॉर्गन को पहले से ही पता था कि ये जो जीन्स हैं, बॉडी कलर का जीन और आई कलर का जीन, ये एक्स लिंक्ड जीन है, तो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। मॉर्गन न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। Morgan knew that the genes were located on X क्रोमोसोम। तो मॉर्गन को ये पता था कि ये जो जीन्स हैं जिनको लेकर के हम वो क्रॉस करा रहे हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है, ठीक है। और उन्होंने बहुत ही जल्दी देख लिया कि जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं तो जो पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का प्रपोर्शन होता है, प्रोजीनी में वो ज्यादा होता है और नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन जो होता है प्रपोर्शन वो कम होता है, ठीक है। तो इसी फेनोमेनन को उन्होंने फिर लिंकेज कहा, तो ध्यान रखेंगे। तो एंड ही quickly saw that, ये ध्यान रखना है, when the two genes in a dihybrid cross, when the two genes in a dihybrid cross are located on same chromosome, या were situated on same chromosomes, same chromosome, the proportion of parental gene combination, ये ज्यादा होगा। The proportion of parental gene combination क्या होगा? ज्यादा। The proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental combination, ठीक है, non-parental type या कॉम्बिनेशन, यानी दोनों तरह के कॉम्बिनेशन बने। पैरेंटल कॉम्बिनेशन भी प्रोजीनी में आया, यानी पेरेंट में जो कैरेक्टर साथ साथ थे वो प्रोजीनी में भी आए, लेकिन पेरेंट में जो कैरेक्टर नहीं थे, मतलब येलो आई व्हाइट आई वाला प्रोजीनी में ज्यादा दिखा, लेकिन येलो बॉडीड और रेड आई वाला या ब्राउन बॉडी व्हाइट आई वाला कॉम्बिनेशन ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे? पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि प्रोजीनी में येलो के साथ व्हाइट या ब्राउन के साथ रेड, ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन हुआ। और नॉन पैरेंटल टाइप का मतलब क्या हुआ कि येलो के साथ रेड हो गया और व्हाइट के साथ ब्राउन हो गया, मतलब ब्राउन बॉडीड एंड व्हाइट आइड ड्रोसोफिला और येलो बॉडीड एंड रेड आइड ड्रोसोफिला, ये वाले प्रोजीनी कम बने और पैरेंटल टाइप प्रोजीनी क्या हुए? ज्यादा बने। कब? जब दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, और ऐसा ही हुआ कि दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, पहले ही बता चुके हैं, ठीक। और नजदीक पाए जाते हैं, तो जल्दी येलो बॉडी और व्हाइट आई वाला एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा, उस तरह ब्राउन बॉडी और रेड आई वाला भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा, तो लिंक्ड रहेंगे, तो ये साथ ही रहना चाहेंगे, तो प्रोजीनी में इनकी मात्रा ज्यादा रहेगी इस कॉम्बिनेशन की, और क्रॉसिंग ओवर का चांस, इनके बीच में साथ छोड़ के जाने का चांस बहुत कम होगा, रिकॉम्बिनेशन का चांस बहुत कम होगा। तो इसलिए जो नॉन पैरेंटल टाइप हो गया इन्हीं को रिकॉम्बिनेंट कहा गया। तो ये जो लिंकेज टर्म दिया वो इसी के लिए दिया, तो ध्यान रखेंगे कि कॉइन द टर्म लिंकेज, तो जो साथ रहने की टेंडेंसी थी उसको लिंकेज कहा गया, और जो
नॉन पैरेंटल टाइप बन जाते हैं उसको रिकॉम्बिनेशन कहा गया। अगर यही छोड़ के साथ चले जा रहे हैं तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, येलो के साथ रेड, जबकि पहले क्या था, येलो के साथ व्हाइट था, ब्राउन के साथ रेड था, अभी क्या हो गया, येलो के साथ रेड हो गया, व्हाइट के साथ ब्राउन हो गया। तो याद रखिए ही कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। पैरेंटल टाइप के लिए और नॉन पैरेंटल टाइप बनने के लिए उन्होंने कौन सा टर्म दिया कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है। ही कॉइन्ड द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन, ही कॉइन्ड द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन। ये दोनों जीन जुड़े हुए हैं, एक ही क्रोमोसोम पर नजदीक नजदीक है, तो उस फिजिकल एसोसिएशन को लिंकेज कहा। तो ही कॉइन्ड द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स, ठीक है, on a chromosome, on a chromosome। तो क्रोमोसोम पर जो जीन का फिजिकल एसोसिएशन है उसको इन्होंने कौन सा टर्म कॉइन किया, इसके लिए उन्होंने लिंकेज टर्म कॉइन किया, ठीक है। एंड द टर्म रिकॉम्बिनेंट टू डिस्क्राइब, एंड द टर्म रिकॉम्बिनेंट टू डिस्क्राइब, एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन to describe non-parental combination को, बस to describe the generation of non-parental gene combination, describe the generation of non-parental gene combination। समझ में आया? क्या समझ में आया? समझ में ये आना चाहिए कि पेरेंट में येलो बॉडी और व्हाइट आई वाला कॉम्बिनेशन है, या क्या कॉम्बिनेशन है, ब्राउन के साथ रेड का कॉम्बिनेशन है। तो जो इनकी प्रोजेनी F2 जनरेशन में बनी उसमें ज्यादा वाले प्रोजेनी येलो व्हाइट वाले बने या ब्राउन रेड वाले बने, ठीक है, मोर बन गए, क्योंकि इनके बीच में क्या था, लिंकेज था, बहुत नजदीक थे। और ये वाला WY का साथ छोड़ के नहीं जाना चाह रहा है, रेड ब्राउन का साथ छोड़ के नहीं जाना चाह रहा, तो क्रॉसिंग ओवर बहुत कम हुआ, चांस बहुत कम था, तो बहुत कम क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो बहुत कम ये वाला कॉम्बिनेशन बना, येलो के साथ रेड बहुत कम बना और ब्राउन के साथ व्हाइट बहुत कम बना, लेस। तो यही चीज यहां बताया गया है। तो मॉर्गन ने बहुत जल्दी ये देख लिया कि जो दो जीन डाइहाइब्रिड क्रॉस में हिस्सा ले रहे हैं, अगर वो सेम क्रोमोसोम पर हैं, तो जो पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा बनता है प्रोजेनी में नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक। और उन्होंने फिर लिंकेज शब्द का इस्तेमाल किया, क्या बताने के लिए कि एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन जब फिजिकली एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, उसी को लिंकेज कहा जाता है। और यदि इन दोनों के बीच में दूरी ज्यादा होगी तो इन दोनों के एक दूसरे से जुदा होने का क्रॉसिंग ओवर के कारण चांस ज्यादा होगा, तो नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बन जाएगा। तो यहां भी कुछ नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि ये पूरी तरह से लिंक्ड नहीं है, कंप्लीट लिंकेज नहीं है। कंप्लीट लिंकेज अगर होता तो बिल्कुल नॉन पैरेंटल टाइप नहीं बनते, लेकिन नॉन पैरेंटल टाइप बन रहे हैं, इसका मतलब है कि पार्शियल लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज नहीं है, इनकम्प्लीट लिंकेज है, और इसलिए कुछ नॉन पैरेंटल टाइप बन रहे हैं। ये बात समझ में? तो ये ऑब्जर्वेशन था मॉर्गन का। उसके बाद मॉर्गन ने एक और चीज बताया कि जब एक ही क्रोमोसोम पर कुछ जीन्स की ग्रुपिंग होती है, यानी एक ही क्रोमोसोम पर जब कई जीन्स पाए जाते हैं, तो उनमें से कुछ जीन्स टाइटली लिंक्ड होते हैं और कुछ जीन्स लूजली लिंक्ड होते हैं, जो कि हमने पहले ही ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पर जो 3 तरह के जीन्स बताए थे, उसमें से 2 जीन को हमने टाइटली लिंक्ड दिखाया था और किन्हीं 2 जीन को हमने लूजली लिंक्ड दिखाया था। जैसे जो बॉडी कलर का जीन है और जो आई कलर का जीन है वो टाइटली लिंक्ड था, और जो आई कलर का जीन है और जो विंग टाइप का जीन है वो लूजली लिंक्ड था। तो मॉर्गन ने 2 क्रॉस किया और एनसीईआरटी बुक में वो 2 क्रॉस दिखाया है। एक में टाइटली लिंक्ड जीन, जो 2 जीन टाइटली लिंक्ड जीन है उनको कंसीडर करके क्रॉस किया गया है।
तो वहां पर जो रिकॉम्बिनेंट्स है या रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज है वो बहुत ही कम आ रहा है, लगभग 1.3% के आसपास आ रहा है। लेकिन जब दूसरा क्रॉस वो दिखाते हैं उसी के बगल में, वहां पर वो उन दो जीन्स को कंसीडर करके क्रॉस करते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें वो दो जीन्स लूजली लिंक्ड है, जैसे आई कलर और मिनिएचर विंग का जब वो कॉम्बिनेशन लेकर के क्रॉस कराते हैं, तो वहां पर चूंकि जीन के बीच में दूरी ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज बढ़ जाता है, यानी नॉन पेरेंटल टाइप प्रोजीनी ज्यादा बन जाते हैं, और वो लगभग परसेंटेज 37.2 के करीब आता है। तो 37.2 रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज आता है कब? जब दो जीन के बीच में लूज कनेक्शन होता है, व्हेन टू जीन्स आर लूजली लिंक्ड। खासकर 37.2 तब आता है जब मॉर्गन ड्रोसोफिला में डाइहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, जब आई कलर जीन और विंग टाइप के जीन को कंसीडर करके, और जब मॉर्गन एक दूसरा क्रॉस कराते हैं जिसमें वो बॉडी कलर जीन और आई कलर जीन को कंसीडर करके क्रॉस कराते हैं। चूंकि ये टाइटली लिंक्ड जीन है तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज या प्रोजीनी F2 जनरेशन में जो बनती है नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन वाली, वो बहुत कम बनती है, 1.3%। तो आइए अब उस क्रॉस को समझते हैं, ठीक है। तो मॉर्गन ने क्या कहा कि जब, अब देखिए ये है विंग टाइप जीन, ये है आई कलर जीन, ये मान लीजिए सेंट्रोमियर है, और ये मान लीजिए ये एक्स क्रोमोसोम है, और ये है बॉडी कलर जीन, बॉडी कलर जीन, ठीक है। तो आपको चित्र देखने से ही लग जा रहा है कौन से दो जीन जो है वो टाइटली लिंक्ड है। तो ये दोनों जीन जो है वो टाइटली लिंक्ड है, टाइटली लिंक्ड है। तो जब इनको कंसीडर करके जब डाइहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, जब इनको कंसीडर करके डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस जब कराया जाता है तो जो F2 जनरेशन आता है तो इसमें रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज होगा, ठीक है ना, तो याद रखेंगे इसमें रिकॉम्बिनेंट्स का जो परसेंटेज होगा वो होगा 1.3%, यानी नॉन पैरेंटल टाइप कितने लोग बनेंगे? 1.3% नॉन पैरेंटल टाइप वाले प्रोजीनी, मतलब पैरेंट में जो कॉम्बिनेशन था वो प्रोजीनी में कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ऐसे लोग कितने बनेंगे? 1.3%। लेकिन यदि हम इन दोनों जीन को लेकर के अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कराएं, क्योंकि ये लूजली लिंक्ड है, लूजली लिंक्ड है, तो इनके बीच ये दो कैरेक्टर को लेकर डाइहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, और इनसे जो F2 जनरेशन आएगा, इनसे जो F2 जनरेशन आएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो F2 जनरेशन आएगा उसमें जो रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि दूर ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर का चांस ज्यादा है। रिकॉम्बिनेंट्स परसेंटेज जो होगा वो आप मेंशन कर लेंगे, वो 37.2% होगा, 37.2% होगा। मतलब ये हुआ कि जो नॉन पैरेंटल टाइप होंगे वो 37.2% होंगे, नॉन पैरेंटल टाइप जो होंगे वो 37.2% होंगे। तो आप देखिए ना क्यों ऐसा हमने कहा, क्योंकि आई कलर जीन और विंग टाइप के जीन के बीच में दूरी ज्यादा है, ये फार है, तो मोर चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इसका इस दोनों का साथ छूटने का, ये क्रॉसिंग ओवर करके दूसरे क्रोमोसोम पर जा सकता है, होमोलॉगस पेयर पर, तो मोर चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। और आई कलर बॉडी कलर के बीच में दूरी कम है, ये नियर है, काफी नजदीक है, तो लेस चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, लेस चांस, यानी लेस चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर को ही बोलते हैं इसी की वजह से क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। क्रॉसिंग ओवर पढ़े हो ना सेल डिवीजन में, तो लेस चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर का लेस चांस होता है।
तो इसीलिए रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज कम होता है, इसमें दूरी ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज ज्यादा होता है, मतलब नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। ठीक है, आई बात समझ, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर जिन लोग को ये नहीं समझ में आ रहा कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, बेटा पैरेंटल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि व्हाइट, मान लो येलो बॉडी और व्हाइट आई वाली ड्रोसोफिला पैरेंट फीमेल है मान लेते हैं, और इसका क्रॉस जब ब्राउन बॉडी और रेड आई मेल ड्रोसोफिला के साथ करते हैं तो भाई इससे F1 बनेगा, और फिर F1 की जब सेल्फिंग कराएंगे, ठीक है ना, सेल्फिंग मतलब इंटरक्रॉसिंग जब कराएंगे, इंटरक्रॉसिंग जब कराएंगे तो जो F2 जनरेशन आएगा उसमें येलो बॉडी व्हाइट आई ड्रोसोफिला बनेगी, मेल फीमेल दोनों, ठीक है, मेल भी बनेगा फीमेल भी बनेगा, ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला दोनों बनेगा, ठीक, प्लस और क्या बनेगा इसमें येलो बॉडी, ये पैरेंटल टाइप हो गया क्योंकि देखो ना कॉम्बिनेशन येलो का व्हाइट ब्राउन का रेड के साथ, तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन हो गया, ऐसे प्रोजेनी बनेंगे, इनको नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। और इसमें नॉन पैरेंटल टाइप भी कुछ बन जाएंगे, येलो बॉडी के साथ रेड आई आ जाएगा कॉम्बिनेशन, जो कि पैरेंट में तो ऐसा पैरेंट में तो नहीं था, येलो के साथ व्हाइट था, ब्राउन के साथ रेड था, यहाँ येलो के साथ रेड आई आ गया, यानी कुछ साथ छोड़ के थोड़ा बहुत चले भी गए, चांस तो होता है मेल फीमेल इसमें भी मिलेंगे और कुछ ये भी मिलेंगे, ब्राउन बॉडी एंड व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई, मेल एंड फीमेल दोनों, आई बात समझ में। तो आप देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसको बोलेंगे नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन, नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन, आई बात समझ में। तो यही चीज तो मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां ये ध्यान रखना है कि ये वाला कॉम्बिनेशन F2 जनरेशन में ये 98.7% बनेगा, और ये वाला कॉम्बिनेशन 1.3% बनेगा, वही तो लिखा 1.3% रिकॉम्बिनेंट बनेगी, आई बात समझ, रिकॉम्बिनेंट बनेगी जब टाइटली लिंक्ड होंगे, तो ये टाइटली लिंक्ड वाला केस है, मतलब ये वाला केस है, ये वाला केस हम यहां पर दिखा रहे हैं, ये दोनों चीज वाला केस, ठीक है। अब इसी को ही क्रॉस से आपको समझाना है, और जब हम यहां पर विंग टाइप जीन और आई कलर जीन का लेके दिखाएंगे तो पैरेंटल टाइप जो है वो कम बनेगा, मतलब विंग टाइप में तो अब ये क्या आई कलर में क्या हो जाएगा, आई कलर में आप समझ जाइए, आई कलर में व्हाइट आइड और मिनिएचर विंग वाला फीमेल ड्रोसोफिला का क्रॉस रेड आइड और नॉर्मल विंग वाले ड्रोसोफिला से कराएंगे तो पैरेंटल टाइप हो गया, तो वो प्रोजीनी में कम होगा, और मतलब इससे तो ज्यादा ही होगा रिकॉम्बिनेंट से, रिकॉम्बिनेंट कितना है 37.2, इससे तो ज्यादा ही होगा ना, लेकिन इसके तुलना में यहां जो रिकॉम्बिनेंट है इसके तुलना में ये रिकॉम्बिनेंट जो है वो ज्यादा बनेगी, आई बस हम, तो मैं इसी चीज को क्रॉस से दिखाने की कोशिश करने जा रहा हूं। आइए क्रॉस ये देखते हैं जिसमें रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज बहुत ही कम बनता है, पैरेंटल टाइप बहुत ही ज्यादा बनता है, ठीक है। तो एक फीमेल ड्रोसोफिला लेते हैं, उस फीमेल ड्रोसोफिला में 2 एक्स क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, और उसमें जो 2 जीन कंसीडर किया गया है, ठीक, वो दोनों ही जीन काफी नजदीक है, टाइटली लिंक्ड है, और जो फीमेल ड्रोसोफिला है वो येलो बॉडीड है, तो वाई वाई, और ये वाइट आइड कलर वाली है तो डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। यानी आप यहां लिख देंगे येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल ड्रोसोफिला का क्रॉस
आप कराएंगे मेल ड्रोसोफिला से। मेल ड्रोसोफिला में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है। ये सेंट्रोमियर है और यहां पर वही सेम जीन होगा लेकिन उसकी एक एक कॉपी होगी, एक एक एलील होगा, लेकिन ये डोमिनेंट एलील होंगे वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, यानी ये ब्राउन बॉडीड और रेड आइड मेल होगा। पहले ही बता चुके हैं, ब्राउन बॉडीड और रेड आइड मेल ड्रोसोफिला होगा, ठीक है। तो इसी को वाइल्ड टाइप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वाइल्ड टाइप। तो वही कहा जाता है कि जब एक फीमेल ड्रोसोफिला जिसकी बॉडी येलो है और जिसके आंख का रंग सफेद है, उसका क्रॉस जब वाइल्ड टाइप मेल ड्रोसोफिला से होता है तो जो F1 प्रोजीनी आएगी वो देखिए क्या होगी, और फिर F2 प्रोजीनी आएगी वो क्या होगा, क्या ऑब्जर्वेशन होगा। तो जो F1 प्रोजीनी आएगी, तो F1 प्रोजीनी में आप देखें चेकर बोर्ड बना लेते हैं, तो चेकर बोर्ड बना लेते हैं F1 प्रोजीनी में। तो इधर मान लीजिए फीमेल गैमीट, इधर मेल गैमीट। तो मेल गैमीट में कुछ गैमीट में एक्स क्रोमोसोम जाएगा, कुछ गैमीट में वाई क्रोमोसोम जाएगा। मेल ड्रोसोफिला है तो मेल ड्रोसोफिला में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो कुछ गैमीट में सिर्फ वाई क्रोमोसोम होगा और कुछ गैमीट में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होगा। 50% गैमीट में एक्स क्रोमोसोम, 50% गैमीट में वाई क्रोमोसोम। उसी तरह से 50% गैमीट में ये वाला एक्स और 50% गैमीट में ये वाला एक्स। तो ये फीमेल ड्रोसोफिला का गैमीट का दिखा दिया। ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, बना दीजिए। और अब यहां पर ये W प्लस और Y प्लस, नॉर्मली जैसे आप मेंडलिज्म में करते हैं वही करिए। ये हो गया W, ये हो गया Y, ये हो गया W, ये हो गया Y, ठीक है। अब यहां पर आप देखें एक्स का एक्स के साथ फ्यूजन होगा, मेल ड्रोसोफिला स्पर्म बनाएगा, फीमेल ड्रोसोफिला जो है ओवम बनाएगी। तो अब ये दोनों का फिर फ्यूजन हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्स एक्स हो जाएंगे और इसका फ्यूजन इससे होगा और ये वाई इधर है ही, ठीक, वाई। तो आप देखेंगे कि इधर से आ गया W प्लस, इधर से आ गया Y प्लस, और ये आ गया W और ये आ गया Y, ये आ गया W, ये आ गया Y, और इधर से आ गया W प्लस और ये हो गया Y प्लस। और इसमें तो इधर ये तो मेल तो Y दे दिया और ये हो गया W और ये हो गया Y, ये हो गया W, ये हो गया Y। अब आप देखिए तो यहां पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहां आपने देखा ये सारे मेल ड्रोसोफिला हैं, ये मेल ड्रोसोफिला हो गए, ठीक, ये, और ये ड्रोसोफिला क्या हो गए, ये फीमेल ड्रोसोफिला हो गए, फीमेल ड्रोसोफिला। तो मेल ड्रोसोफिला हो या फीमेल ड्रोसोफिला हो, आप यहां पर पैरेंटल कॉम्बिनेशन ही देखेंगे। जितनी फीमेल है, अब आप देखिए, आप जरा ध्यान से देखिए, W प्लस डोमिनेंट है, ये W रिसेसिव है, Y प्लस डोमिनेंट रिसेसिव है। क्या कलर होगा इस फीमेल का? तो ये फीमेल जो होगी ये हो जाएगी ब्राउन बॉडी और रेड आइड, रेड आइड फीमेल, ठीक। ये भी हो गई कि नहीं, ब्राउन बॉडी रेड आइड फीमेल, देखिए तो ब्राउन बॉडी रेड आइड फीमेल। अब मेल क्या हो गए, मेल जो थे अब वो क्या हो जाएंगे, येलो बॉडीड और व्हाइट आइड। तो मेल जो हो गए येलो बॉडी और व्हाइट आइड हो गए मेल। ये भी वही चीज हो गया। मतलब आप समझे, बड़ी मजेदार चीज F1 जनरेशन में मिली है आपको। जो प्रॉपर्टी फीमेल के साथ थी वो प्रॉपर्टी किसमें आ गई, F1 जनरेशन में, मेल में। और जो प्रॉपर्टी मेल पेरेंट में थी वो F1 जनरेशन में किसमें आ गई, फीमेल पेरेंट में आ गई। यानी इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस। मेल की प्रॉपर्टी उसके बेटियों में चली गई, फीमेल की प्रॉपर्टी उसके बेटों में चली गई। यहां ये भी चीज हुआ है। बट आप यहां पर ये भी तो देख रहे हैं कि यहां पर कोई मतलब
पैरेंटल कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब नहीं हुआ है, यहाँ ब्राउन के साथ रेड ही है और येलो के साथ व्हाइट ही है। बस ये हुआ है कि जो एक प्रॉपर्टी पहले फीमेल के साथ चिपका के देख रहे थे वो प्रॉपर्टी फीमेल तक ही सीमित नहीं है, वो मेल में भी आ गई है, और जो प्रॉपर्टी मेल में देख रहे थे वो मेल तक सीमित नहीं है, वो फीमेल में आ गई है। तो ये चीज तो यहाँ मिली। अब इसके बाद F2 जनरेशन बनेगा जिसमें एक फीमेल लिया और एक मेल लिया और इनके बीच में क्रॉस करेगा। तो F1 तो इंटर क्रॉसिंग, F1 प्रोजीनी। अब हम F1 प्रोजीनी का इंटर क्रॉसिंग कराएंगे। तो एक फीमेल उठा लीजिए कोई भी, दोनों सेम है, इन दोनों उठा लीजिए कोई सेम है। तो इंटर क्रॉसिंग जब कराएंगे तो एक F1 प्रोजीनी का तो फीमेल ले लिया आपने XX, ये सेंट्रोमियर, और एक मेल ले लिया, ठीक, XY सेंट्रोमियर। अब यहां आप देखेंगे यहां फीमेल वाइल्ड टाइप हो गई है, हो गई है कि नहीं? तो यहां पर फीमेल जो है वो वाइल्ड टाइप हो गई है और मेल म्यूटेंट हो गया है। अब लिखिए, तो फीमेल में ये W, ये Y, ठीक, और ये W+, Y+, और यहां पर आप मेल में W और Y, यानी यहां फीमेल वाइल्ड टाइप है, कहने का मतलब ब्राउन बॉडी रेड आई, ठीक, फीमेल। और मेल जो है वो कैसा हो गया है, इनके बीच में क्रॉस चल रहा है, F2 प्रोजीनी आएगी। मेल जो है वो येलो बॉडी वाला हो गया है एंड व्हाइट आई वाला हो गया है, व्हाइट आई मेल, ठीक है। अब इनका आप चेकर बोर्ड बनाइए। तो देखो 8, 4 मेल 4 फीमेल बनेंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। देखो कैसे, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर गैबिट हम लिख लेते हैं, ये हो गया मेल की गैबिट, इधर बना लेते हैं। तो ये X हो गया और ये Y क्रोमोसोम हो गया, ठीक, सेंट्रोमियर है, और ये हो गया W और ये हो गया Y, ठीक है। ये मेल का गैमिट हो गया, मेल का स्पर्म हो गया, इधर फीमेल का गैमिट। 4 तरह के फीमेल गैमिट बनाएंगे, 4 तरह का डाई हाइब्रिड क्रॉस में, मालूम है ना, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, ये वही केस है, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b। डाई हाइब्रिड कितने तरह के गैमिट बनेंगे, 2 to the power n, n जो है वो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, 2 हेटेरोजाइगस हैं, तो 2 into 2 कितना हो गया 4। तो ये 4 तरह, ये भाई एक एलील है, डोमिनेंट एलील है, रिसेसिव एलील है, डोमिनेंट एलील है, रिसेसिव एलील है, यानी यहाँ 2 जीन पेयर है ना, और दोनों हेटेरोजाइगस हैं, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव। तो कितने तरह के गैमेट बनेंगे, 4 तरह के गैमेट बनेंगे। तो खाली सिंबल से आप लोग पागल हो जाते हैं, है वही कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b। अब W, W+, Y, Y+, तो उसी में गड़बड़ हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं करना। तो एक गैमेट तो ये बनेगा, तो सीधा का सीधा आप उतार दीजिए एक, तो कुछ गैमेट में ये वाला X जाएगा, ठीक, कुछ गैमेट में ये वाला X जाएगा। पहले मैं बना देता हूं X, 4 तरह के X क्रोमोसोम पहुंचेंगे गैमेट में, और जो 4 तरह के X गैमेट पहुंचेंगे, एक में तो ये W है, Y है, एक पर क्या होगा W+ होगा, Y+ होगा, और फिर जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये Y+ इस W का साथ छोड़ के इस पर आ जाएगा, और ये Y इस W का साथ छोड़ के इस पर आ जाएगा। क्रॉसिंग ओवर, वही रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर होता है ना, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो इनके सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, इसके क्रोमैटिड और इसके क्रोमैटिड की तो क्रॉसिंग ओवर होगा, तो 2 तो नॉन क्रॉसओवर गैमेट बनेंगे और 2 तरह के क्रॉसओवर गैमेट बनेंगे। इसको इसके साथ दिखा लेंगे, इसको Y+ W+ का साथ छोड़ के W के साथ चला जाएगा, और ये Y W का साथ छोड़ के W+ के साथ चला जाएगा। तो बनाइए, तो W के साथ आ गया Y+, और यहाँ W+ के साथ आ गया Y। आप यहाँ लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ आप लिखेंगे
क्रॉसिंग ओवर से बने हैं ये गैमीट, ठीक है, और इनके बनने में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, तो नॉन क्रॉस ओवर गैमीट, नॉन क्रॉस ओवर गैमीट। क्योंकि इनके बीच में दूरी बहुत कम है, बहुत नजदीक है, टाइट लिंकेज है, तो क्रॉस ओवर गैमीट कम बनेंगे, ये ज्यादा बनेंगे, तो इनकी संख्या ज्यादा होगी, इनकी संख्या क्या होगी, कम होगी, क्योंकि दूरी कम है। जितना दूरी बढ़ती जाएगी दो जीन के बीच में, उतना क्रॉसिंग ओवर का चांस बढ़ता जाएगा, तो क्रॉस ओवर गैमीट उतना ज्यादा बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट उतना ज्यादा बनेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ चूंकि दूरी कम है तो ये वाला ज्यादा बनेंगे। ये तो संख्या मत गिनिए कि दो ये बने दो बने, तो बोले सर 50% तो बना है। ये टाइप बता रहा कि 4 तरह के बनेंगे, कितने बनेंगे ये नहीं बता रहा है, वो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। और ये इधर मेल का है, चलिए इनको हम लोग कंबाइन करते हैं, तो ये फीमेल बन जाएगी, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स है, ये वाई क्रोमोसोम, ये सब ऊपर फीमेल बनेगी, क्योंकि इधर से एक्स आ रहा है, 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 और नीचे सारे मेल बनेंगे, क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम सबके साथ आके फ्यूज करेगा, और इधर से एक्स क्रोमोसोम आके फ्यूज करेगा, ठीक है। तो आप देखें क्या होगा, तो ये हो गया डब्ल्यू वाई हुआ, इधर क्या है डब्ल्यू वाई इधर भी, और डब्ल्यू वाई इधर भी। अब इधर क्या है डब्ल्यू प्लस वाई प्लस, इधर क्या है डब्ल्यू वाई है, फिर इधर क्या है डब्ल्यू वाई प्लस, इधर क्या है डब्ल्यू वाई, ये क्या है डब्ल्यू प्लस वाई है, ये क्या है डब्ल्यू है वाई है, ठीक। और नीचे इधर से y आया है, बस खाली इसको उतार दीजिए, ये w है, ये y है, ये क्या हो गया w प्लस है, y प्लस है, ये देखिए क्या है w है, y प्लस है, ये क्या है w प्लस है, y है। अब देखिए क्या कॉम्बिनेशन बना, ऊपर सारी फीमेल है, नीचे सारे मेल है, मतलब आप लिख सकते हैं ये सारे मेल हो गए ना, ऑल मेल, और ये सारे क्या हो गए ऑल फीमेल, ऊपर ये नीचे सब मेल, तो 8 कॉम्बिनेशंस बने, ठीक है, 8 कॉम्बिनेशंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छे से आप ऑब्जर्व करिए, हो गया। अब देखिए ये क्या है, येलो बॉडी व्हाइट आई, तो येलो के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन, पैरेंट का कॉम्बिनेशन है, येलो के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन, येलो के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन, चाहे F1 पैरेंट देखो चाहे ओरिजिनल पैरेंट देखो, येलो के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। फिर यहाँ क्या कॉम्बिनेशन है, ये देखो ये ब्राउन और रेड, तो ब्राउन के साथ किसका कॉम्बिनेशन, रेड का कॉम्बिनेशन, ठीक। ऐसे नीचे आ जाओ, येलो के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन, येलो व्हाइट, ये भी देखो ब्राउन रेड, ये ब्राउन ये रेड, ब्राउन के साथ रेड का कॉम्बिनेशन, ये हो गया पैरेंटल कॉम्बिनेशन। और ये देखो नॉन पैरेंटल, यहां देख रहे हो ये हो गया क्या व्हाइट, ये क्या हो गया ब्राउन, तो यहां ब्राउन के साथ व्हाइट आ गया, देख रहे हो कॉम्बिनेशन पैरेंट से बदल गया इस ड्रोसोफिला का। यहां क्या आ गया, यहां येलो के साथ रेड आ गया, येलो के साथ रेड आ गया, मेल फीमेल दोनों में यही चीज हुआ, तो यहां ब्राउन के साथ व्हाइट आ गया, मेल और फीमेल दोनों में, फीमेल भी ब्राउन व्हाइट हो गई, मेल भी ब्राउन व्हाइट हो गया, फीमेल भी येलो रेड कुछ हो गई, मेल भी कुछ जो है वो येलो रेड हो गए, येलो रेड। तो इनको बोल देंगे क्या, इनको बोल देंगे पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, इसमें जीन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। और इनमें देखो क्या है नॉन पैरेंटल
जीन कॉम्बिनेशन, जीन कॉम्बिनेशन। तो जब प्रतिशत जो टोटल गिना गया कि कितने हैं उनके, भाई ड्रोसोफिला में सिंगल मेटिंग में बहुत सारे अंडे देते हैं ना, तो इनके बीच में जब मीटिंग हुई तो बहुत सारे अंडे निकले। मान लो 1000 अंडे निकले, तो 1000 में से आप ध्यान रखना 98.7% ड्रोसोफिला जो थी वो ये थी, जो भी मेल फीमेल थे आधे आधे होते हैं, तो ध्यान रखना 98.7% ही आया। तो 98.7% ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन आया, ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन आया। और सिर्फ 1.3% ये नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन आया। यानी कि आप सोचो बहुत कम लोग जो थे वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन से डेविएट किए, समझ में। जबकि अगर इनके बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ रहता, नियमानुसार इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन हुआ रहता दोनों जीन का, तो 9:3:3:1 रेशियो आना चाहिए था। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन आए ना बेटा। 4 कॉम्बिनेशन कौन कौन से आए? व्हाइट येलो, रेड ब्राउन, व्हाइट ब्राउन, रेड येलो, 4 तरह के कॉम्बिनेशन आए ना। 1 2 3 4, तो 9:3:3:1 आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन, यहाँ पर 4 जो कॉम्बिनेशन आए, इसमें ये 2 कॉम्बिनेशन ज्यादा थे और ये 2 कॉम्बिनेशन बहुत कम थे, बराबर बराबर थे, समझ में। 1.3 में आधे ये आधे ये, ध्यान रखना। 1.3 में कि टोटल जब 1.3 है तो आधा होंगे 1.3 का कितना? आधा 1.3 का क्या होगा? लगभग 0.7 से भी थोड़ा कम। तो 0.7 ये, 0.7 ये, तभी ना 1.4 होगा, लगभग 1.7 से थोड़ा कम मान लेंगे। तो 0.7 ये, 0.7 ये, यानी 1.3 का हाफ ये वाला प्रॉपर्टी परसेंट, 1.3 का हाफ ये वाला, और 98.7 का हाफ ये वाला, और 98.7 का हाफ ये वाला, तो ये आधा आधा होगा। 98.7 का आधा ये, 98.7 का आधा ये, तभी ना दोनों मिलेगा तो 98.7 होगा। तो इसके बनने का चांस इसके बराबर है, ठीक, और इसके बनने का चांस इसके बराबर है, रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि जितना ये इधर जाएगा उतना ही ये इधर भी तो आएगा, तो रिकॉम्बिनेंट जितना एक बनेगा उतना ही दूसरा भी बनेगा। आई बात समझ में। तो तुमसे पूछा जाए कि ये वाला कॉम्बिनेशन का क्या परसेंटेज है F2 जनरेशन में, इसका आधा कर देना। ये वाले का क्या होगा? तो 98% का आधा कर देना। टोटल पैरेंटल कॉम्बिनेशन का क्या होगा? तो दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 98.7। क्लियर हो? ऐसे इसमें कर देना, इसमें 1.3 का हाफ, ये कॉम्बिनेशन 1.3 का हाफ। और जब टोटल नॉन रिकॉम्बिनेंट पूछेगा, सॉरी रिकॉम्बिनेंट पूछेगा, नॉन पैरेंटल पूछेगा, तो 1.3/2 प्लस 1.3/2 मतलब वही 1.3 आता है। क्लियर? तो ये हो गया टाइटली लिंक्ड जब 2 जीन होते हैं तो F2 जनरेशन में क्या होता है। तो ये टाइट लिंकेज के वजह से ये वहां पर कंडीशन होगी। अब लूज लिंकेज का दूसरा क्रॉस देखते हैं। अब क्रॉस बी देखते हैं। लूज लिंकेज जब जीन के बीच में होता है तो कैसे रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज पहले से बढ़ जाता है। तो बनाते हैं। ये मान लीजिए फीमेल ड्रोसोफिला है, उसमें 2 X क्रोमोसोम है, और मेल ड्रोसोफिला है, उसमें 1 X और 1 Y क्रोमोसोम है। ये सेंट्रोमियर है, ठीक, ये Y क्रोमोसोम है। अब इसमें जब आप जीन बनाओगे तो उसमें आई कलर का जीन है, तो और ये मिनिएचर विंग टाइप का जीन है, ठीक, दूर है, इनके बीच में दूरी ज्यादा है। तो एक फीमेल ड्रोसोफिला लेंगे जिसमें वाइट आइड मिनिएचर विंग फीमेल ड्रोसोफिला लेंगे। इसका क्रॉस रेड आइड और नॉर्मल विंग वाले ड्रोसोफिला से होगा। रेड आइड और नॉर्मल विंग वाले ड्रोसोफिला से, इसी को मेल ड्रोसोफिला से, इसी को वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला कहेंगे, इसको म्यूटेंट कहेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब इसका सिंबल भी लिख लो। तो वाइल्ड टाइप का सिंबल हो गया W और मिनिएचर हो गया M। भाई डोमिनेंट है तो ये W+ और ये M
प्लस। इस पर सॉरी गलती हो गई, इस वाई क्रोमोसोम पर तो जीन होता ही नहीं है, तो रिफ्लेक्स है, क्योंकि वही मेंडल का दिमाग में चल रहा है तो इसलिए हम बना दिया, बट उसको आपको नहीं बनाना। तो एक ही हेमीजाइगस होता है, मतलब एक ही जीन होता है। जब किसी जीनोटाइप में दो एलील की जगह एक ही एलील दिखता है तो ऐसे जीनोटाइप को हेमीजाइगस जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और हेमीजाइगस। जब किसी जीनोटाइप में दो एलील सेम होंगे, होमोजाइगस जीनोटाइप। जब किसी जीनोटाइप में दो एलील डिफरेंट होंगे, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। लेकिन जब किसी जीनोटाइप में दो के बजाय एक ही एलील होंगे तो उसको हेमीजाइगस जीनोटाइप। मेल ड्रोसोफिला में हेमीजाइगस जीनोटाइप होता है, क्योंकि विंग टाइप का सिर्फ एक ही एलील है पाया जाता है, जो कि एक्स क्रोमोसोम पर होता है। इसमें दो एक्स तो है नहीं, तो मजबूरी है कि एक ही एलील इसमें दिखेगा जीनोटाइप। चलिए, अब जब यहाँ इनकी F1 प्रोजीनी बनेगी तो F1 प्रोजीनी में आपको मालूम है क्रिस क्रॉस हो जाता है कि नहीं क्रिस क्रॉस। जो प्रॉपर्टी आप पहले मेल के साथ दिख रहे हैं वो F1 प्रोजीनी के फीमेल में चला जाएगा, और जो प्रॉपर्टी आप फीमेल में देख रहे हैं वो F1 प्रोजीनी के मेल में चला जाएगा, जैसा इसके पहले वाले क्रॉस ए में कराया था। तो ये क्रॉस बी है, ठीक, इसके पहले हमने क्रॉस ए दिखाया था। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ मेल का गैमीट आपने बना दिया, ठीक, ये सेंट्रोमियर है। इधर फीमेल का गैमीट आप बना देंगे, ठीक, और ये सेंट्रोमियर है, और इनका जीन दिखा दें एम डब्ल्यू। 50% गैमीट में ये वाला क्रोमोसोम, 50% गैमीट में ये वाला क्रोमोसोम। 50% गैमीट में एक्स क्रोमोसोम जाएगा और 50% गैमीट में वाई क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है। तो फीमेल में तो केवल एक्स होता है तो एक्स ही जाएगा, और इसमें एक्स और ये वाई है। अब इनका फ्यूजन कराइए, तो फ्यूजन करा दीजिए। तो ये फीमेल ड्रोसोफिला, ये भी फीमेल ड्रोसोफिला, एक्स 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 एक्स, और ये मेल ड्रोसोफिला, वाई एक्स, ये एक्स है, वाई एक्स है, ये वाई है। और आप अब इसमें जीन्स दिखा दें। ये क्रोमोसोम ये है, एम डब्ल्यू दूर है, और ये क्रोमोसोम एम प्लस डब्ल्यू प्लस है, ठीक है। और ये हो गया एम डब्ल्यू, ये हो गया एम प्लस डब्ल्यू प्लस, और ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा डब्ल्यू, और ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा डब्ल्यू। अब आप देखिए, ये जितनी भी फीमेल है ये फीमेल है, और ये क्या है, मेल है। मेल में क्या कंडीशन होगी, मेल जो है वो क्या हो गया, वाइट आइड और मिनिएचर विंग वाले हो गए, और वाइट आइड और मिनिएचर विंग, ठीक। जो फीमेल की प्रॉपर्टी जब मेल में आ गई, और जो फीमेल थी उनमें क्या हो गया, फीमेल में क्या हो गया, फीमेल में रेड आइड और नॉर्मल विंग्स, रेड आइड और नॉर्मल विंग्स, रेड आइड नॉर्मल विंग्स, नॉर्मल विंग, ठीक, फीमेल। क्रिस क्रॉस हो गया इनहेरिटेंस का एग्जांपल। तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस या एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस स्पेशली क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। यही कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया में भी आगे समझाएंगे आप, ठीक है। और अब ये हो गया F1 प्रोजीनी, F1 जनरेशन हो गया। अब इनकी सेल्फी कराते हैं, इंटर क्रॉसिंग। सब कुछ आसान है, कुछ करना नहीं, जब आप खुद कर लेंगे। इंटर क्रॉसिंग F1 प्रोजीनी। अब इसमें एक फीमेल को उठाइए, एक मेल को उठाइए और उनके बीच में क्रॉस कर दीजिए, तो देखिए क्या आता है। तो उसी तरह से आएगा। तो आपने एक फीमेल उठाया, आपने एक मेल उठाया, ये सेंट्रोमियर है, ठीक, और आपने फीमेल ड्रोसोफिला लिखा, ये मेल ड्रोसोफिला लिखा। मेल ड्रोसोफिला जो है वो आपको पता है, वाइट आइड मिनिएचर विंग है, मिनिएचर विंग है। और फीमेल ड्रोसोफिला जो है रेड आइड वाली हो चुकी है अब, और नॉर्मल विंग वाली हो चुकी है, ठीक। और इनके बीच में क्रॉस हुआ तो F1 प्रोजीनी बनेगा। उसी तरह से 8 टाइप ऑफ कंडीशन यहाँ राइज होंगी, ठीक। ऐसे बना लीजिए। अब जीन दिखा दीजिए आप, वही तो M, ये W है, ये M प्लस है, ये W प्लस है,
और यहाँ पर वेट उठा लीजिए M और W, M हो गया और W हो गया। यहाँ पर आप गैमीट बना दीजिए, ठीक, मेल फीमेल, ठीक है, और यहाँ गैमीट बनाएंगे और यहाँ भी 4 तरह के गैमीट बनेंगे, वही आपको बता चुके हैं 1 2 3 4, ठीक है, वही वाला सिचुएशन है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, समझ में आया? 4 टाइप्स ऑफ गैमीट सिखा चुके हैं कैसे बनता है, और दिखा दे। एक तो MW, एक M+W+, ये बन जाएगा, और फिर 2 क्रॉसिंग ओवर में, ये दोनों गैमीट बनेंगे नॉन क्रॉसओवर, बिना क्रॉसिंग ओवर के, और ये दोनों जो होंगे वो क्रॉसओवर गैमीट बनेंगे, क्रॉसओवर गैमीट बनेंगे। पहले के रिस्पेक्ट में, पहला क्रॉस ए में जो क्रॉसओवर गैमीट बनते थे उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा बनेंगे क्योंकि इनके बीच में दूरी बढ़ गई। तो याद रखिएगा, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हो, लिंकेज कम होगा उतना ही ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी जितना दूरी कम होगी जीन की उतना क्रॉसिंग ओवर का चांस कम होगा। जितना जीन के बीच में दूरी ज्यादा होगी यानी लिंकेज कम होगा। जीन के बीच में दूरी ज्यादा होने का मतलब लिंकेज कम होना यानी क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होना। तो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, या क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, यानी क्रॉसिंग ओवर कब होगा जब लिंकेज कम होगा। लिंकेज कम होगा मतलब जब जीन के बीच में दूरी ज्यादा होगी। तो इनके बीच में दूरी ज्यादा है यानी लिंकेज कम है तो क्रॉसिंग ओवर का चांस ज्यादा होगा। तो क्रॉसओवर गैमीट्स की संख्या पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा बनेगी। अभी भी इससे कम ही क्रॉसओवर गैमीट बनेंगे क्योंकि ये दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं। तो लिंकेज तो है ही है, इनकम्प्लीट लिंकेज है, लूजली लिंक्ड है, बस ये समझिए। तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये वाला साथ छोड़ के इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला गया, M+ का साथ छोड़ के W+ इधर चला गया और W इस M का साथ छोड़ के इधर चला गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो M के साथ अब W+ आ गया और यहाँ M+ के साथ अब W आ गया, तो ये क्रॉसओवर गैमीट हो गए, ठीक है। और ये नॉन क्रॉसओवर गैमीट हो गए, पहले भी जैसे दिखाए थे बना दीजिए बस, और इधर दिखा दीजिए M और W, हो गया। चलिए बनाइए, आपने ये X सब X गैमीट है और ये X है, एक 50% X है 50% Y, तो आप सब बना दीजिए ऐसा। ये सेंट्रोमियर है, इधर Y बना दीजिए, पेयरिंग दिखाना ही है, ठीक। चलिए तो ये सेंट्रोमियर है, तो ये हो गया MW, ये क्या हो गया MW, ये क्या हो गया M+W+, ये क्या हो गया MW, ये क्या हो गया MW+, ये क्या हो गया MW, ये क्या हो गया M+W, ये क्या हो गया M, या वही हो गया MW, एक यहाँ क्या हो गया M+W+, यहाँ क्या हो गया MW+, ये क्या हो गया M+, और क्या हो गया। बस अब आप प्रॉपर्टी लिख डालिए, प्रॉपर्टी अब आप लिख डालेंगे। ये देखो, ये पूरा ये फीमेल है, ये मेल है, तो ये पूरा का पूरा ये फीमेल वाला रो है और ये पूरा मेल वाला रो है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे ये पैरेंटल टाइप है, M के साथ W पैरेंट में है, M+ के साथ W+, मतलब M+ वाली प्रॉपर्टी W+ वाली प्रॉपर्टी पैरेंट में, और ये रिकॉम्बिनेंट है, तो ये हो गया रिकॉम्बिनेंट, और इनको बोल देंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट यानी पैरेंटल टाइप रिकॉम्बिनेंट, ठीक। ये रिकॉम्बिनेंट, इन्हीं का परसेंटेज टोटल आता है 37.2%, ये ध्यान रखना है, कितना आता है 37.2%, और इसका कितना आएगा 62.8, ठीक है, तो वो लिख लेना है, तो 62.8%, यानी 100 में से 62.8 लोग ये वाले हैं और 100 में से 37.2 लोग ये वाले हैं। तो ये वाले में भी 2 कॉम्बिनेशन है ना, देखो कौन सा, ये क्या हो गया बेटा
ये क्या हो गया, ये रेड आई और ये मिनिएचर आई, यानी रेड मिनिएचर, एक कॉम्बिनेशन हो गया। और यहां क्या है बेटा, व्हाइट नॉर्मल, व्हाइट नॉर्मल। पैरेंट में क्या था, पैरेंट में क्या था, पैरेंट में व्हाइट के साथ मिनिएचर था और रेड के साथ नॉर्मल था। यहाँ क्या आ गया, रेड के साथ मिनिएचर आ गया, व्हाइट के साथ नॉर्मल आ गया, कॉम्बिनेशन बदल गया, नया कॉम्बिनेशन आ गया। रिकॉम्बिनेंट यही चीज यहाँ भी, ये फीमेल है ये मेल है, तो मेल भी रेड मिनिएचर वाले होंगे और मेल भी व्हाइट और नॉर्मल वाले होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब 100 में 37.2 लोग ये हैं तो ये वाले कितने होंगे, आधा इसमें, आधा ये होंगे तो आधा ये होंगे, तो 37, तो कहने का मतलब है कि 37.2 ये पूरे हैं ना, तो आधा इसका आधा ये वाले कॉम्बिनेशन के होंगे और आधे ये वाले कॉम्बिनेशन के होंगे, मतलब इसी में ये भी है इसी में है, हाफ हाफ, ठीक। और ये 62.8 है, तो 62.8 में अब देखो ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, व्हाइट मिनिएचर, तो व्हाइट मिनिएचर, व्हाइट के साथ मिनिएचर तो होता ही है पैरेंटल कॉम्बिनेशन, व्हाइट के साथ तो मिनिएचर होता ही है पैरेंटल कॉम्बिनेशन, व्हाइट मिनिएचर, ये भी व्हाइट मिनिएचर है, ये फीमेल है ये मेल है, व्हाइट मिनिएचर। ये क्या है, ये देखो क्या है, ये रेड आई, रेड के साथ नॉर्मल, देखो रेड के साथ नॉर्मल, रेड के साथ नॉर्मल, तो रेड के साथ तो नॉर्मल होता ही है, पैरेंट में ही था, ये फीमेल है ये मेल, रेड नॉर्मल। तो व्हाइट मिनिएचर और रेड नॉर्मल का कितना परसेंटेज होगा, तो जब टोटल का परसेंट 68.2 है तो आधे ये होंगे आधे ये होंगे, तो हाफ ये होंगे और हाफ ये होंगे। तो संख्या अगर पूछ दे, आपसे पूछ दे कि बताओ F2 जनरेशन में क्या परसेंटेज होगा उन ड्रोसोफिला का जो रेड और मिनिएचर वाले होंगे, तो आपको नॉन क्रॉसओवर, आपको रिकॉम्बिनेंट का तो टोटल पता है 37.2, तो इसका कितना होगा, तो इसके में मेल फीमेल दोनों में है, तो इसका आधा हो जाएगा 37.2 का आधा। तो सवाल क्या पूछा है ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन में यही सब आता है। तो इस तरीके से आपको क्रॉस ए और क्रॉस बी करके ये समझा दिया गया कि जब दो जीन के बीच में लिंकेज ज़्यादा होता है तो क्रॉसिंग ओवर कम होता है, यानी रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज बहुत कम होता है, और जब दो जीन के बीच में लिंकेज नहीं होता है, मतलब लिंकेज मतलब बहुत कम होता है, तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होता है, यानी रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज ज़्यादा होता है। और इसी को आधार बना करके ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज को ही आधार बना करके जो मॉर्गन के स्टूडेंट थे स्ट्रूटिवेंट, तो स्ट्रूटिवेंट ने, अल्फ्रेड स्ट्रूटिवेंट ने, अल्फ्रेड स्ट्रूटिवेंट ने जीन मैपिंग का तरीका ढूंढा था। यानी अल्फ्रेड स्ट्रूटिवेंट ने क्या किया था कि ही यूज्ड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, यानी दो जीन के बीच में, यानी एक क्रोमोसोम पर ये मान लीजिए जीन्स हैं, ठीक है, ये एक ही क्रोमोसोम पर जो है वो जीन्स हैं, तो इनके बीच में क्या दूरी होगी, ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के मदद से इन्होंने तरीका बताया कि कैसे हम दो जीन के बीच में डिस्टेंस को नाप सकते हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद है, ठीक है। और इस तरह से जीन की मैपिंग की उन्होंने क्रोमोसोम के ऊपर। तो यहाँ पर मान लो ये M है या M+ है, जो भी मान लें, यहाँ पर मान लो ये I कलर का है तो I कलर का W या W+ होता है, या यहाँ पर बॉडी कलर का है Y या Y+ होता है। तो इन दोनों के बीच में लिंकेज ज़्यादा, इन दोनों के बीच में जब इन दोनों को लेकर के जब आई कलर और बॉडी कलर को लेकर के जब क्रॉस कराया गया था तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी बेटा, आई थी 1.3, और जब आई कलर और विंग कलर के बीच में जब क्रॉस ओवर किए तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या आई 37.2, तो 37.2 यानी जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है दो जीन के बीच में वही उनके बीच की दूरी होती है, मैक यूनिट है। तो Y और W जीन के बीच में दूरी क्या होगी 1.3 मैक यूनिट,
इसको मैक यूनिट में नापते हैं। और W और M जीन के बीच में दूरी क्या होगी? 37.2 मैक यूनिट। समझ में आया? यानी कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होगी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर तुम निकाल लो तो वही होगी डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। और उस चीज को हम डिस्टेंस बिटवीन टू जीन को हम सेंटीमॉर्गन या मैक यूनिट में नापते हैं। बस परसेंटेज हटा के लिख दोगे मैक यूनिट। तो किसी क्रोमोसोम पर दो जीन के बीच में दूरी का नापने का यूनिट क्या है? सेंटीमॉर्गन या मैक यूनिट। तो कैसे पता चलेगा कि दो जीन के बीच में कितनी दूरी है? तो आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल लो, यानी 100 में कितना? तो 37.2% अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यानी 100 में 37.2 लोग जो है कुल रिकॉम्बिनेंट है, तो और जिस दो जीन को कंसीडर करके क्रॉस करके ये आया है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, वो उस दो जीन के बीच में दूरी होगी, यानी M और W के बीच में दूरी क्या होगी? 37.2 मैक यूनिट। तो वही तो हमने किया है W और M के बीच में, यानी आई कलर का जीन और विंग टाइप का जीन के बीच में दूरी कितनी होगी? 37.2, जो क्रॉस बी से पता चला। और क्रॉस ए से क्या पता चला था? इससे पहले तो क्रॉस किए थे, वहां पर बॉडी कलर और आई कलर के जीन को कंसीडर किया गया था, वहां रिकॉम्बिनेंट 1.3% आया था, याद रखिए। तो वहां पर Y और W जो जीन होगा उसके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? 1.3 मैक यूनिट होगी। तो पूछेगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला? तो बोलोगे पहले बॉडी कलर का जीन होगा, उसके बाद आई कलर का जीन होगा, फिर विंग टाइप का जीन होगा, या विंग टाइप का जीन होगा, फिर आई कलर का जीन होगा, फिर बॉडी कलर का जीन होगा। और उनके बीच में दूरी क्या होगी? तो बॉडी कलर का जीन और आई कलर के जीन के बीच में दूरी 1.3 मैक यूनिट होगी, क्योंकि यही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आया है क्रॉसे में। और आई कलर जीन और विंग टाइप का जीन के बीच में क्या दूरी होगी? 37.2 मैक यूनिट होगी, क्योंकि यही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आया है क्रॉस बी में। ठीक है, आई बात समझ? तो इस तरीके से, और ये चीज जो मैक यूनिट या दो जीन के बीच में दूरी नापना किसने बताया था? अल्फ्रेड स्टूट इवेंट ने। और ये जो अल्फ्रेड स्टूट इवेंट थे ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे, और इन्होंने सबसे पहले बताया था कि क्रोमोसोम पर जीन्स जो होते हैं वो अगल बगल नहीं रहते, लीनियर ऑर्डर में पाए जाते हैं। तो जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इन लीनियर ऑर्डर। और फिर से जान लो, जो भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आती है वो दोनों तरह के रिकॉम्बिनेंट को जोड़ के आती है। ये वाला रिकॉम्बिनेंट और ये वाला रिकॉम्बिनेंट दोनों जोड़ोगे तो 37.2 होगा। कई बार सवाल में दे देगा कि 40 रिकॉम्बिनेंट थे, तो ये वाले रिकॉम्बिनेंट कितने होंगे? तो 40/2, क्योंकि 40 में आधा ये बनेंगे तो आधा ये बनेंगे ना। तो सवाल को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करके आपको करना है। तो एनसीईआरटी बुक ने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट की मदद से समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा।